वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत किस प्रकार से गिरावट दर्ज कर रही है, उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा कि वैश्विक स्तर पे जो पश्चिम एशिया में जो युद्ध पूरी दुनिया में छिड़ा हुआ था, किस तरीके से तनाव शुरू होने के बाद और तनाव शुरू होने के पहले तेल और क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो कंटिन्यूसली बदली गई, और बदलने के दौरान उस तरीके से प्रति बैरल जो तेल की कमी हुई उससे आम नागरिकों को किस तरीके से फायदा और नुकसान हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। वैश्विक मानक क्रूड की कीमत टूटकर लगभग 72 से 73 डॉलर, क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो कितने पे आ गई है, 72 से 73 डॉलर प्रति बैरल। ठीक है, 72 से 73 डॉलर प्रति बैरल आने के बावजूद भारत सरकार ने जो है इस पे कोई छूट सामान्य अवधि तक के लिए नहीं दी है। कच्चे तेल कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई है। उसका मुख्य आधार यह रहा है कि दोनों मानक फरवरी के आखिरी स्तर के जो युद्ध स्टार्ट हुआ था ना, वहां से ये जो कहानी शुरू हुई थी, उसके बाद के बावजूद जो खुदरा ईंधन होता है वो कंटिन्यूसली जो है अपने निम्न स्तर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो खुदरा मतलब कुल मिला के जो खुदरा मूल्य था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, खुदरा मतलब का होता है कि जो छोटे छोटे हिस्से में जो तेल दिया जाता है उसके लिए है। भारत जो कच्चा तेल खरीदता है उसकी कीमत ईरान, अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से पहले पूरी तरीके से जो है लगभग वही सेम जो युद्ध से पहले का जो डॉलर कीमत थी 71-72 डॉलर प्रति बैरल, उसी आधार पे अब भी प्रेजेंट टाइम पे वही कीमत बनी हुई है। इसको इसीलिए समझना है कि 72 से 73 डॉलर प्रति बैरल होने के बावजूद भारत सरकार ने जो है इस पर कोई छूट क्यों नहीं दी है ना। तो प्रति बैरल की जो गिरावट आई है, क्योंकि आपको ये पता है कि भारत जो खरीदता है, जो आयात निर्यात करता है, फिर से देखिएगा, भारत जो आयात निर्यात करता है अपने हिस्से का वो लगभग कितना करता है, 88%। भारत जो है वो जो डीजल पेट्रोल खरीदता है वो दुनिया से लगभग 88%। मतलब आप समझिए कि हम पूरी तरीके से कच्चे तेल के आयात निर्यात में क्या है, दुनिया पे निर्भर है। तो 88% का जो हम क्या करते हैं, खरीद करते हैं, तो अपने कच्चे तेल की जरूरत का 88% से अधिक हम आयात करते हैं। ठीक है, ऐसे में तेल की कीमतों में प्रति बैरल 10 डॉलर की गिरावट का मतलब है कि उसके जो आयात बिल में सालाना जो है अरबों डॉलर की बचत होगी। तो अगर सालाना जो अरबों डॉलर की बचत होगी तो सरकारें जो है उसका फायदा आम जनता को क्यों नहीं दे रही हैं, मुख्य मुद्दा यहाँ पे ये निकल के आ रहा है। तो जब बचत होगी तो चालू खाता घाटा, एक होता है चालू खाता घाटा, इसको हम समझेंगे आगे। चालू खाता घाटा, ये क्या होता है चालू खाता घाटा, इसको हम समझेंगे। मेन टॉपिक आज का यही रहेगा कि चालू खाता घाटा ये क्यों इस तरीके से सरकारें करती हैं, तो जो चालू खाता घाटा को कम करने में मदद मिलेगी। अब देखिए इसको समझिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है इस तरीके से अगर कच्चे तेल की कीमत लंबे अवधि तक के लिए इसी तरीके से अगर सरकारें समय रहते हुए अपने आयात में या निर्यात में या कच्चे तेल के डॉलर के जिस हिसाब से की कीमतें कम हो रही उसमें भी भारत सरकार कोई फायदा आम नागरिकों को नहीं दे रही है, तो इससे किस प्रकार से स्थिति परिस्थिति और अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप बदलेगा उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो ईंधन बेचने वाली कंपनियां और सरकार पर यह दबाव बढ़ सकता है कि किस तरीके से यह पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है और कुछ फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, ऐसी आम नागरिक और आम लोगों की जो है देश और दुनिया में ये प्रस्तुति रही है। इसके बावजूद दबाव कम होगा कि ज्यादा होगा ये निर्धारित नहीं हो रहा है। अब पिछले जो है 24 घंटे में अभी 24 घंटे हुए हैं, जो अब युद्ध वाला स्तर था, जो जलडमरू मध्य था, वहां से जो है अब पूरी तरीके से युद्ध का जो है पिछले 24 घंटे से आवाजाही सामान्य हो चुकी है। तो जो कम से कम 2 करोड़ बैरल तेल गुजर रहा है, ठीक है, 2 करोड़ बैरल तेल उस जो है जलडमरू मध्य से गुजर रहा है। अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक हाल के उच्चतम स्तर पर बनी रही तो इसी तरीके से सरकार ईंधन बेचने वाली कंपनियों और सरकार पर यह दबाव पूरी तरीके से बढ़ता जाएगा और कुछ फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा, यह मुख्य आधार बना हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की है कि जो आधार बना हुआ है वो किस आधार पे इसको जो है आराम से समर्पित किया जा रहा है। तो डीजल, ईंधन, पेट्रोल और कच्चे तेल की कीमतें जो पूरी तरीके से दुनिया के सामने अपने अलग अलग स्तर पे जो ये आयात निर्यात वाला पूरा सिस्टम रहता है उसको जो है किस तरीके से अपने स्तर में जो है जोड़ा जाएगा, यह मुख्य बात रहेगा, मुख्य आधार इसका यही रहेगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का है कि क्या भारत सरकार इस पर अपने कोई विचार, और एक मुख्य बात थी कि जो हम समझने वाले थे कि चालू खाता घाटा क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। आइए समझते हैं चालू खाता घाटा। ये जो है मुख्य लाइन थी कि किस तरीके से सरकारें जो है इस पे काम करती हैं और किस तरीके से पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो समझना है कि किसी भी देश में इसको हम करेंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा इंग्लिश में करेंट अकाउंट डेफिसिट,
करंट अकाउंट डेफिसिट, इस पे किस प्रकार से सरकारें काम करती हैं, इसके बारे में करंट अकाउंट डेफिसिट, ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से संचालित होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रहेगा करंट अकाउंट डेफिसिट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये जो है इसका आधार क्या रहेगा, और ये मुख्य आधार जो है इसका जो मांग रहेगा वो जो है इस पे पूरी तरीके से समर्पित रहेगा, है ना। तो किस तरीके से किसी देश के विदेशी लेन देन, समझिए, किसी देश के विदेशी लेन देन, चालू खाता घाटा, किसी देश के विदेशी लेन देन का अंतर होता है। ठीक है, जैसे कोई देश जो विदेशी लेन देन होता है उसका अंतर, आप इस यहां पे लिख लीजिए, विदेशी लेन देन में जो अंतर होता है वही चालू खाता घाटा होता है। वही क्या होता है, चालू खाता घाटा। जो विदेशी लेन देन में अंतर होता है वही होता है आपका चालू खाता घाटा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चालू खाता घाटा जिसमें देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं का जो कुल मूल्य है उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है। जब आपने जितना आयात किया उससे ज्यादा हो गया तो वो दोनों में अंतर आ जाएगा। अंतर आएगा कि नहीं आएगा भाई, आपने हमसे 10 रुपए लिया, हमने आपको 20-15 रुपए दे दिए, तो 5 रुपए का डिफरेंस आया, वही चालू खाता घाटा होता है दो देशों के बीच में जो होता है। यह अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की आमद और बाहर जाने वाले का हिसाब किताब लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो चालू खाता यही होता है, चालू खाता करंट अकाउंट जिसको बोलते हैं। तो देश के भुगतान संतुलन का एक मुख्य हिस्सा है चालू खाता। ठीक है, तो चालू खाता क्या है, देश के भुगतान संतुलन का एक मुख्य हिस्सा होता है, भुगतान संतुलन इसका मुख्य हिस्सा होता है। अब मसला कहां फंस रहा है, सरकारें जो है पूरी तरीके से प्राथमिक आयात व्यापार संतुलन और पूरी तरीके से प्रक्रिया पे जिस प्रकार से डिसबैलेंस बना हुआ लगातार ये पूरा अर्थव्यवस्था पे जो है दबाव पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या है कि जो डीजल पेट्रोल और कच्चे तेल दुनिया में जब युद्ध के पहले की जो घटना थी, युद्ध के पहले की जो कहानी थी और युद्ध के बाद जो कहानी बन रही है, उन दोनों में चूंकि जो डीजल पेट्रोल और कच्चा तेल था वो युद्ध के पहले अपने सामान्य स्तर 71-72 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से चल रहा था। अभी प्रेजेंट कंडीशन भी वही है, लेकिन तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दोस्त यार हैं, उनकी कंपनियां हैं, तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए चूंकि सरकारें ऐसा करती आई हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपना भी जेब भरना होता है। तो इसके लिए जो है सरकारें जो है समय के हिसाब से कच्चा तेल, और दूसरी बात यह भी है कि कोई चुनाव भी नहीं है, तो चुनाव न होने का मुख्य आधार भारत में जो कुछ भी डिसाइड होता है वो चुनाव के आधार पर होता है। हिंदुस्तान की अपनी एक अलग दुनिया है, हिंदुस्तान दुनिया के अन्य देशों में अपना एक अलग स्थान रखता है। यहाँ जो कुछ भी डिसाइड होगा, जो कुछ भी स्थायी रूप से संचालित होता है वो चुनाव के आधार पर होता है। अभी आगामी कोई चुनाव है नहीं, चुनावी सत्र का दौर खत्म है, इसके कारण ये पूरी व्यवस्थाएं, ना तो डीजल का दाम कम होगा, ना पेट्रोल का दाम कम होगा, ना सिलेंडर का दाम, कुछ नहीं बदलने वाला है। पश्चिम एशिया का जो युद्ध है वो अलग स्तर पे खत्म हुआ है। पश्चिम एशिया पूरी तरीके से अब शांति के माहौल में है, फिर भी ऐसा कोई आने वाला समय विदेशी लेन देन अब दुनिया के साथ पूरी तरीके से सामान्य हो चुका है। सामान्य रूप से संचालित होने वाली दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं अपने स्वरूप में आ गई हैं। आयात निर्यात दुनिया के सामने सामान्य प्रस्तुतिकरण में पहुंच चुका है। उसके बावजूद सरकारें डीजल पेट्रोल और कच्चे तेल में कोई शुल्क घटाव की दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है, ना कोई कंपनियों के साथ ऐसी कोई मीटिंग है। जबकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने परसों जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी थी कि हम जल्द ही इस पे विचार करेंगे। विचार करने का मतलब ये होता है उनको खुद नहीं पता, पेट्रोलियम मंत्री कुछ नहीं होता है। यहाँ कोई मंत्री जो कुछ है, 2 ही लोग हैं, जो 2 लोग हैं वो जो गुजरात से हैं, वही 2 लोग डिसाइड करते हैं, उन्हीं का अपना संविधान है। वही पेट्रोलियम मंत्री है, वही गृह मंत्री है, वही विद्या मंत्री, वही संस्कृति मंत्री, वही शिक्षा मंत्री, सब वही 2 हैं। बाकी इसके अलावा और किसी के हाथ में कोई पावर मुख्य रूप से नहीं दिखता है, ना तो है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आयात निर्यात, अब जैसे विदेशों में जो काम कर रहे हैं अपने यहाँ के लोग, जो डॉलर में पैसे आते हैं, जो रियाल में पैसे आते हैं, या जो अदर क्षेत्र, चूंकि डॉलर इतना मजबूत हो चुका है, अभी इस समय 96-97 के करीब में चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए मुख्य आधार ये रहेगा कि जो बाहर से आने वाली अर्थव्यवस्था किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। मुख्य आधार यह है कि रुपया इतना कमजोर है कि आने वाला समय रुपया को इतना डाउन कर दिया है कि अब स्थिति दिन पर दिन कमजोर होती जाएगी, और विश्व के जो तमाम बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उसमें भारत अब 5वें से 6वें नंबर पे भी खिसकता चला जा रहा है। तो अब आगे समय इस बात का डिसाइड होगा कि पश्चिम एशिया वाले देश युद्ध स्तर पे जो थे, चाहे वो ईरान का रहा हो, चाहे वो इजराइल का रहा हो, चाहे अमेरिका का रहा हो, अगर ये अपने आप को शांति बनाए रखेंगे, दुनिया को शांत रखेंगे, उसी हिसाब से दुनिया का फायदा होगा, और उसी में पश्चिम एशिया का फायदा होगा, उसी में भारत का फायदा होगा। यही मुख्य आधार है, इसी से दुनिया की इकोनॉमी चलेगी, इसी से आयात निर्यात चलेगा। तब कंपनियों को जो फायदा होना था वो हो चुका है। आपको समझना ये था
कि किस प्रकार से कंपनियों को एक स्तर पर, एक स्तर तक ही बात को यहीं तक दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी कि अगर आज चुनाव होगा तो चुनाव के आधार पर ही डिसाइड होगा। इस बात को आपको मुख्य आधार रखना, हिंदुस्तान में जो कुछ भी होता है वो चुनाव के आधार पर होता है, यही सच्चाई है। तो इसलिए अभी डीजल, पेट्रोल और कच्चे तेल के दामों में कोई परिवर्तन प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर में, आगे 2-3 महीनों में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि युद्ध खत्म हो चुका है और दुनिया में डीजल, पेट्रोल और कच्चे तेल के दामों में काफी गिरावट आ चुकी है। क्रूड ऑयल में भी यहां तक की काफी मात्रा में गिरावट आ चुकी है। ये खुशी की बात है। आज के लिए इतना ही। आगे जो कुछ भी ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई कुछ समस्याएं निकल के आती हैं तो हम जरूर उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।